बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ऐलान किया है कि अगले 15 दिनों में एक बहुत बड़ा सियासी इत्तेहाद बन रहा है। एक पहले सियासी इत्तेहाद बना, अब एक दूसरा सियासी इत्तेहाद बन रहा है। ये कितना बड़ा हो सकता है, ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और जमात इस्लामी ने हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। अब सवाल यह है कि अगर हुकूमत 2 दिन के अंदर अंदर बिजली की कीमतों में कमी नहीं करती तो जमात इस्लामी क्या करेगी, ये भी सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ कल पार्लियामेंट का इजलास होगा, कौमी असम्बली का इजलास होगा और उसमें इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो जाएगी। अब अगर वो तब्दीली हो गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस सीटों से महरूम हो जाएगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या होगा, ये भी आज का सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक और सेक्रेटरी इत्तलात हैं पार्टी के। हमारे लियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया कर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं। और लियाकत बलोच साहब हमारे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं, नायब अमीर जमात इस्लामी हैं, रावलपिंडी के अंदर इस वक्त मौजूद है और वहाँ पे जमात इस्लामी ने एक बड़ा धरना दिया हुआ है और बड़ा कामयाब धरना दिया। शुएब साहब ये फरमाइए सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ग्रैंड अलायंस जो बना रही है, तो एक पहले ग्रैंड अलायंस बनाया आपने, तो अब जो ग्रैंड अलायंस है उसके अंदर नई पार्टी कौन कौन सी शामिल, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, नून लीग होगी, उसके अंदर कौन सी पार्टी होगी जो महरूम रहेगी अब तक आपसे? देखें, 3 जमातों के साथ तो हमने किसी ज़ाहिर अलायंस में शामिल नहीं है। 3 जमातें, मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यू, और इन्होंने ये मैंडेट चोरी किया है, डाका जनी की है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इस वक्त इक़्तिदार में भी वही बैठे हुए हैं, बल्कि वो तो खान साहब ने 1 से ज़ायद मरतबा इसको वाज़े कर दिया। उसके अलावा जो भी पार्टियाँ हैं तमाम के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, तमाम के साथ हम राब्ते में भी हैं और हमारी कोशिश है और ख्वाहिश बड़ी 3 पार्टियां नहीं होंगी तो ग्रैंड कैसे होगा ये अलायंस? फिर तो ग्रैंड अलायंस इसी को कहते हैं कि अगर आप ये कहेंगे स्मॉल पार्टीज ग्रैंड अलायंस। देखें, 3 पॉलिटिकल पार्टीज वो हैं, कितनी सीटें जीते हुए हैं, लाए ना, बनाए ये जुडिशल कमीशन, लाए फॉर्म 45। देखिए, पार्टी होना अलग बात है। आज जो कुछ उन्होंने जिस तरह डाका जनी के जरिए वजूद में हुकूमत लाई गई है और जिस तरह एमक्यूएम ने 1 सीट नहीं जीती, उनके पास अगर ट्रू सेंस में आप किसी से भी अपना ऑडिट या सर्वे करा लें, 1 सीट नहीं जीती। मुस्लिम लीग नून ने 17 या 18 सीटों के साथ इक़्तिदार में बैठी हुई है और पीपल्स पार्टी ने भी कुछ सीटें अपनी इंटीरियर की सीट जीती हैं, कुछ इस तरह कब्जा करके बैठे क्लेम है ना, एक क्लेम इलेक्शन कमीशन का है, एक आपका क्लेम है। हमारा क्लेम है बेस्ड ऑन फॉर्म 45। अब जमात इस्लामी के दोस्त बैठे हुए हैं, पूछें उनसे। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद के 3 हलकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं जी ठीक है, हमारे से ये हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक ये लोग जीते हैं, पीटीआई वाले। हाफिज नईम साहब को 1 सीट दी गई, उन्होंने कहा कि नहीं, फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है, जो मैं जीता हूं वो मेरे से छीन ली गई, जो ये सीट पीटीआई की सीट है, ये आप उनको वापस करें, ये अमानत है। तो आप अगर सच देखें या कोई जो बची है ना, एक तो मारन बलोच साहब हैं जो इस वक्त गवादर के अंदर एहतजाज कर रही हैं, मुझे लगता है आप शायद उनको शामिल करेंगे। और पीटीएम है, मंजूर पश्तीन है, जो ज़ाहिर है वो भी किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। एएनपी है जो आपके इत्तेहाद में नहीं, जमात इस्लामी आपके इत्तेहाद में नहीं। तो ये 4 पार्टीज ही बची हैं जो बाहर हैं, तो मेरा ख्याल है शायद आप इनको भी शामिल करने लगे। आप मौलाना फजल रहमान को क्यों नहीं नाम लिया? फजल रहमान साहब तो आपके साथ ही है ना जी, उससे ने आपने टीएलपी का नाम क्यों नहीं लिया? सारी पोलिटिकल पार्टीज के साथ हमारी एक ख्वाहिश है, और टीएलपी के साथ भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हमारी ख्वाहिश के साथ भी हो सकती है, हमारी ये ख्वाहिश है और कोशिश है। देखिए, 1 पॉइंट एजेंडा, पीटीएम भी हो सकती है। देखिए, वो तो जब कभी बात होगी देखेंगे। हमारा तो सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है ना। हम ये कहते हैं कि आए, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए सब इकट्ठे हो जाएं। हमारा जो तहरीक या जो हमने ये बनाया है ग्रैंड अपोजिशन, उसका नाम ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान रखा है। लेकिन आज जो कुछ हो चुका है, टीएलपी आइन को तस्लीम करती जी बिल्कुल करेगी, क्यों? और पीटीएम आइन को तस्लीम करती है। देखें, जो तस्लीम करती। देखें, हम अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी अब जो पोजीशन में है, हर एक का अपना मंशूर, अपना एक मिजाज, अपनी चीजें। हम इस वक्त अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेके कोई बात ऐसा करेंगे, 1 पॉइंट एजेंडा पे हम हैं। 1 पॉइंट एजेंडा में 3 पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़कर सबके साथ हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ यह है कि इस वक्त मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है। इस वक्त जमहूरियत को ढकोसला बना दिया गया है। इस वक्त निज़ाम इंसाफ के रास्ते में रुकावटें हैं। ये तब दुरुस्त हो सकती हैं और आवाम को उनके हकूक़ मिल सकते हैं जब आइन की बालादस्ती होगी। राना साहब, ये जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है, आपका क्या ख्याल है कि ये कोई डेंट डाल सकेगा, गवर्नमेंट को परेशान कर सकेगा, ये सारा सिस्टम लपेटा जा सकेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल सकेगा उससे?
जौहर साहब देखें, सियासी जमातों का काम है कि वो आम आदमी के लिए काम करें, उनकी बेहतरी के लिए, और अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं उनको हो जाना चाहिए इकट्ठा पाकिस्तान के लोगों के लिए। जैसे आईपीपीस का इशू है जिस पे जमात इस्लामी लीड ले चुकी वो आगे निकल गई। तो इन इश्यूज पे जब ये इकट्ठे होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है आम आदमी के लिए। बहस जब होती है ना आइन पे, अमल दरामद और सीटों पे, वो पाकिस्तान का एक 77 साल का मसला है, वो आज का तो नहीं है। और उसके लिए अगर ये समझते हैं कि इमरान खान साहब, सीधी बात है ना कि मैं फौज से बात करूंगा, तो मसला भी तो फौज ने पैदा किया ना, ये किसी और का तो नहीं पैदा करदा हुआ। हमेशा धांधली इन लोगों ने की, ठीक है, इल्जाम भी उन्हीं पे, बात भी उन्हीं से करनी है, तो फिर वहां फेयर बात नहीं हो रही। फिर आप करें बात के जी हम हुकूमत से भी करेंगे, फिर मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हम सबसे करेंगे कि आइंदा का इलेक्शन कैसे हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे जी फौज को कि हमें हमारा मैंडेट दो, यानी आपने चोरी की है, इल्जाम भी उन पे, और हमें हुक्मरान बना दो, और वो आपकी हुक्मरानी। तो साथ ये भी कह रहे हैं फौज तंग आई थी, फौज को गैर जब आपको वोट दिलवा रही थी, एतमाद का वोट मुदाखलत होनी चाहिए फौज की, सब कुछ आप करा के आए। पीटीआई की बात कर रहा हूं, तो आप जिसके सबब बीमारी की बात कहते हैं उसी से दवा लेने के लिए भागते हैं। तो यहां दो नंबरी, दो रंगी नजर आती है। यहां आम आदमी का मसला नहीं है, यहां अपनी अपनी जात का इशू और सीट का इशू है। मेरा ख्याल है कि उस पे ये अलायंस बनेंगे भी टूटेंगे भी। ये जो मसला है ना आम आदमी का, बिजली का, और इसके ऊपर अगर ये करें, हम सब इनके साथ खड़े हैं, बाकी हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन सोल्यूशन भी साथ दें। कोई सोल्यूशन किसी के पास नहीं है ना। जमात इस्लामी की डिमांड ठीक है, सोल्यूशन उनके पास भी मैंने नहीं देखा अभी तक। सोल्यूशन पीटीआई ने नहीं बताया, जितने हमारे एक्सपर्ट हैं सारे वेले बैठे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने कोई सोल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि उस पर आप अगर आगे आएंगे ना, तो इस वक्त तो अभी सियासी अलायंस पे बात हो रही है, हम बात करेंगे, अलायंस होना चाहिए अवाम के लिए, ठीक है, तो सही बात, बस फिर जो मर्जी करें। लेकिन बलोच साहब ये फरमाइए सर, ये 2 दिन का अल्टीमेटम आपने दिया है, अगर 2 दिन में हुकूमत पाकिस्तान बिजली की कीमतें कम नहीं करती या आईपीपीएस को किक आउट नहीं करती, तो आपका लाएअमल क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ये दोनों काम कर सकेगी 2 दिनों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया है, लेकिन धरना जारी है और धरने के आगाज़ पर ही हुकूमत ने खुद इंदिया दिया कि हम इन मुतालबात पे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। फिर हमारे मुज़ाकरात के 2 राउंड हुए हैं और दोनों मराइल में हमने अपनी पूरी वज़ाहत के साथ अवामी एजेंडा, कौमी चार्टर उनके सामने पेश किया। कल की मीटिंग में वज़रा भी थे और टेक्निकल कमेटी के जो सिविल सर्विस के सीनियर लोग थे वो भी मौजूद थे। हमने बिजली के मसले पर, पेट्रोल के मसले पर, तनख्वाहों के मसले पर, आईपीपीएस के इशू पर, और इसी तरह जो इंतज़ामी अखराजात हैं, और इसी तरह जो सूद की किस्तों की अदायगी के लिए हमारी तजवीज़ थी कि भाई अगर आप 10% सूद का कटौती करें, कम ले आएँ, तो ये आधे कर्जे जो हैं कि वो इंटरनल हमारे उसके सूद की किस्त की हो, यानी हमारे हर इशू से उन्होंने इत्तफाक किया। बिल आखिर जो है कि सिविल सर्विस के लोगों ने कहा कि देखें ये तो पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, हुकूमत इसका फैसला कर सकती है, हमें कहेंगे तो हम इसमें सारी गुंजाइशें निकाल लेंगे। इसलिए हमने तो ये तमाम चीज़ें उनके सामने रखी हैं। बाकी आप देखें कि मुल्क में सियासी इशू भी मौजूद हैं, आइनी बहरान भी मौजूद है, हुकूमत की अपनी लेजिटिमेसी भी जो है कि वो क्वेश्चन की सूरत में मौजूद है। लेकिन इस वक्त तो पूरे मुल्क में अनारकी फैल रही है, जगह जगह लोगों के अंदर एक बगावत और सड़कों पर निकल कर कानून हाथ में लेने की सूरत पैदा हो रही है। तो जमात इस्लामी ने जो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे हमारा स्टांस भी बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन जो अवाम के माशी मसाइल हैं, अवाम के इक़्तिसादी मसाइल हैं, आम आदमी जिस तरीके से पिस रहा है, मिडिल क्लास और सफ़ेद पोश तबका बिल्कुल जिंदा दरगोर हो रहा है। मुझे याद है कि मैं मैट्रिक में पढ़ता था, यूब खान के ख़िलाफ़ एक तहरीक चली थी, आटा महंगा हुआ था, उस वक्त एक बात उठी थी। लेकिन इस अरसे में लोग बात करते रहे हैं, लोग पिसते रहे हैं और कर्जे बढ़ते रहे हैं, करप्शन बढ़ती रही है, अयाशियाँ बढ़ती रही हैं, लेकिन बातें ही होती रही हैं। अब एक मोड़ ऐसा आ गया है कि क्या इन सारी चीज़ों को इसी तरह ही बर्दाश्त किया जाए, लोगों को बर्बाद होने दिया जाए, या इसके लिए कोई मुनज़्ज़म और एक मुत्तहद और अवामी जज्बात की तर्जमान जद्दोजहद का आगाज़ किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह
आज 8 दिन होने वाले हैं कि ये धरना जारी है, और हमने कहा है कि वे अपनी वजाहत कर चुके हैं। अगर उनके पास किसी वजाहत की और की ज़रूरत होगी तो हम वो भी मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन ये एक लामहदूद और बातों को टालने और चक्करबाजी देने से तो ये मामला हल नहीं होगा। इसलिए हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने कहा है कि 2 दिन में इन चीज़ों के बारे में अपनी आगाही दें, नहीं तो हम अगले मराइल का ऐलान कर देंगे। ठीक। अब बलोच साहब, सवाल ये है कि अगला मराहिल क्या हो सकता है? आप इस्लामाबाद आएंगे, आप गवर्नमेंट के खिलाफ एक तहरीक चलाएंगे। अब सवाल ये है कि अगर आप इस्लामाबाद आ जाते हैं, अगर आप इस गवर्नमेंट को गिरा भी देते हैं, तो क्या बिजली का इशू फिर हल हो जाएगा या नहीं होगा? ये एक सवाल है आपके पास। थोड़ी सी ब्रेक की जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। बलोच साहब, ये फरमाइएगा सर, ये अगर आप इस्लामाबाद आ जाते हैं, उसके बाद आप इस गवर्नमेंट को गिराने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो सवाल फिर वही है कि क्या आईपीपीएस के साथ आप रीनेगोशिएट कर लेंगे? क्योंकि सॉवरेन गारंटीज हैं और इसके अंदर बैंक ऑफ चाइना भी इन्वॉल्व है, और अगर आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ेंगे तो वो आलमी अदालत इंसाफ में चले जाएंगे या सालसी में चले जाएंगे, और पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा जुर्माना लग जाएगा कि पाकिस्तान अदा नहीं कर सकेगा। जावेद साहब, मैं वही अर्ज कर रहा था कि भी देखें, अगर हमें सिर्फ D4 तक पहुंचना, हाजिरी लगाना और एक दिन का एक शो करके जाना था तो फिर हमारे लिए बहुत आसान था कि हम 26 नंबर चुंगी पर आए। रुकावटें थीं, रुकावटें दूर हो गई। हम इस्लामाबाद में गए, हम शकरपड़ियाँ आए, और उसके बाद हम अपने प्लान के मुताबिक मरी रोड पर आकर बैठे हैं। और हम चाहते हैं कि भी इस पहले मरहले में अगर संजीदगी के साथ चीज़ें ली जाती हैं, आवाम के दुख दर्द को महसूस किया जाता है, तो ये बातचीत से तमाम चीज़ें हल हो सकती हैं। और ये जो फिस्कल पोजीशन है उसमें सारी गुंजाइश मौजूद है। आप देखें कि IMF ने भी कहा है कि IPPs के माहदों पर नज़रसानी करो, और हम भी मनसूखी की बात नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि नज़रसानी करो, रिव्यू करो और इसका फ्रांसिक ऑडिट करो कि माहदों के अंदर कहाँ नकाइस थे, उन नकाइस की वजह से पाकिस्तान को क्या नुकसानात हो रहे हैं, और जिन्होंने जो अपने माहदों में चीज़ें तय की थी क्या उस तर्ज के प्लांट लगाए भी हैं कि नहीं लगाए, और महज एक किकबैक्स की बुनियाद पर पाकिस्तान अरबों खरबों रुपए के जो है कि वो पे करता चला जा रहा है। इसी तरह हम समझते हैं कि भी बिजली के बिल अदा होने चाहिए। बिजली के बिल अदा किए बगैर चारा नहीं है, लेकिन बिजली के बिल वही हों कि जो हकीकी तौर पर बिजली की लागत आती है लोग उसको बर्दाश्त कर लेंगे। पेट्रोल की कीमत है जिसकी उसकी लागत आती है, जो उसका एक असूल है उसके मुताबिक कीमत तय हो जाए। इसी तरह आप देखें कि तनख्वाहदार तबका है, आप कल की मीटिंग का देखें कि जब हमने उसका पूरा तज्जिया पेश किया तो वज़रा ने उन सेक्रेटरी हजरात से पूछा कि जनाब इससे हमें गेन कितना होगा। उन्होंने कहा कि 70 अरब मिलेगा। तो वो सारे दोनों वज़रा तीनों जो है कि बिलबिला उठे कि भी क्या ये 70 अरब के लिए हमें एक एक दफ्तर में आप गाली डलवा रहे हैं और एक एक जगह पर रुसवा कर रहे हैं, क्या इसकी कोई गुंजाइश और जगह पे नहीं निकल सकती? मैं समझता हूँ कि संजीदगी के साथ अब इन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया जाए तो इंशाअल्लाह इसका रास्ता निकलेगा। और हम समझते हैं कि अगर धरने की इस अवामी ताकत को हुक्मरान इस्लाह के लिए इस्तेमाल करें तो रास्ता निकलेगा। शेर साहब, देखिए, जमात इस्लामी ने एक धरना दिया, बड़ा अच्छा धरना दिया। 5 तारीख को आप लोग भी एक एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आपका जो एहतजाज है वो सिर्फ इमरान खान साहब के लिए, जबकि जमात इस्लामी ने लीड ले ली। और ये राना साहब की बात दुरुस्त है कि उन्होंने एक पब्लिक इशू को उठाया। तो आप पब्लिक इशूज पे पब्लिक पॉलिसी बना के आवाम को मोबिलाइज क्यों नहीं करते ताकि सिस्टम बेहतर हो सके? देखें शेर साहब, पहली बात तो यह है कि हम इनके इस धरने की हम हिमायत कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने हिमायत की है और बल्कि मेरे आज बेटे ने बात की है डॉक्टर बलोच साहब से। कल इंशाल्लाह मैं इनके जलसे में भी, इनके धरने में भी शिरकत करूँगा। मेरा ख्याल है कि बलोच मिल रहे हैं। हमारे बड़े भाई हैं, डॉक्टर बलोच साहब से हमारा बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है, बहुत पुराना। तो बात यह है कि हम ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है। और आप अगर हमारी एप्लीकेशन आप देखेंगे जो DC को दी है, हमारे 2 एजेंडा थे उसमें।
रिलीज इमरान खान और जो इस वक्त इन्फ्लेशन के खिलाफ माशी दहशतगर्दी जो कुछ इन्होंने मचा रखी है उसके खिलाफ, ये दोनों हमारे एजेंडा थे। दैट वाज नॉट ओनली वन पॉइंट। पॉलिसी बनाया ना सर, देखिए हम बना रहे हैं, एहतजाज करने का कोई फायदा नहीं। देखें बादशाहों को मजीद वीक कर देंगे, मजीद पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा। देखें पहली बात तो यह है कि एहतजाज आपका फंडामेंटल राइट है, आपको करने का हक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो करना चाहिए, उनमें किसी को कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करनी चाहिए। इश्यूज़ जो हैं इन्होंने बहुत अच्छा इशू उठाया है, हम इनको भरपूर इनकी तायद भी करते हैं और इमरान खान साहब इनकी ने भी अनाउंसमेंट कर दी है, हम इसको भरपूर तायद करते हैं। एक बात आपको बताएं कि इमरान खान साहब के ज़माने में जो उस वक्त डॉलर का रेट फ़िक्स किया गया था 148 रुपीज़ का, और अगर वो ना किया गया होता तो आज जो डॉलर का रेट है यानी तकरीबन अगर आपका फ़र्ज़ करो आज 1 लाख रुपये का बिल हो, आज वो डबल बिल आ रहा होता। ये दिस क्रेडिट गोज टू इमरान खान। लेकिन आईपीपीस के साथ जो मुआहदे थे आप भी ओपन नहीं कर सके थे और आप भी रीनेगोशिएट नहीं कर सके थे। रीनेगोशिएट किया करके 148 पे लाए थे ना। आप उस वक्त ओपन कर देते जो आज मुतालबा किया जा रहा है कि मुआहदे ओपन होने चाहिए थे। उस वक्त मुझे नहीं पता कौन आईपीपीस को अगर निकालना था तो निकाल देते आप उस वक्त। देखें निकालने वाला काम आज भी जैसे लियाकत बलोच साहब फरमा रहे हैं या बाकी दोस्त हमारे कर रहे हैं, देखें ये एक सेंसिटिव मैटर है, इसको सेंसिटिव तरीके से हल करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आज जिस अंदाज से, पहली बात तो यह है कि जिन्होंने ये मुआहदे किए हैं उनको तो फांसी देनी चाहिए। इन्होंने तो पाकिस्तान की शरक को काट दिया है। तो आपके पास जब इक़्तिदार था तो आप ये कर देते सर। देखें मैं अपनी जात की बात कर रहा हूं, साहब तो मुशीर बने हुए थे आपके। देखें एक बात मैं सारे आईपीपी एक बात मैं तय करता हूं कि जिन लोगों ने ये मुआहदे किए हैं जुर्म तो कभी नहीं छुपता। जिन लोगों ने अपनी किकबैक्स के लिए ऐसे गलत मुआहदे किए हैं जिनकी बुनियाद पर आज आपने डैम्स तो बनाए नहीं है, आज आपने 14-15 लोग ऐसे हैं आईपीपीस के मालकान या उनके डायरेक्टर जो आपकी पार्टी के अंदर भी, हमारी पार्टी के अंदर भी अगर गलत करेगा तो उसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। नहीं करे ना कानून। देखें अगर किसी का जुर्म साबित हो जाए आप उसके खिलाफ एक्शन लें। तो बाकी का जुर्म को साबित हो गया है जिसके ऊपर हम तो हुकूमत में नहीं है ना, हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे मुतालबा हमारा मेरा आपके जरिए से भी है, लियाकत बलोच साहब भी कर रहे हैं, जमात साहब भी कर रही है, हमारा हर एक से मुतालबा है कि भाई आप करें। अगर हमारा कोई शख्स मुलव्वस है आप उसको सबसे पहले उसको उसके खिलाफ एक्शन लें, उसके बाद दूसरे के खिलाफ करें। तो जब दूसरे भी गिरफ्तार होंगे ना आप उनके लिए भी एहतजाज करेंगे कि देखें जी हमायूं अख्तर साहब को पकड़ लिया, देखें जी नदीम बाबर साहब को पकड़ लिया, जिसको भी जुर्म करने वाला कोई भी शख्स है हम उसकी तरफदारी नहीं करेंगे, लेकिन इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल ना करें। आज आपको पता है रऊफ हसन साहब जैसा पढ़ा लिखा आदमी, आज उसके ऊपर क्या इल्जाम है, जमानत हो गई है ना। दूसरे केस में किस केस में पकड़ा हुआ है, इन्होंने 3 लाख रुपए दिए बम बनाने के लिए। यार कैन यू इमेजिन इतना हाईली क्वालिफाइड शख्स को सनाउल्लाह की गाड़ी से 16 किलो हीरोइन निकल सकती है ना, तो निकाले ना उनके खिलाफ 3 लाख रुपए इन्होंने भी दिए होंगे। आप करें ना एक्शन। लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं ये इन्होंने जिस तरह सिर्फ ये नहीं है कि कानून और आइन का मजाक उड़ाया है, इन्होंने पब्लिकली अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, अपने खिलाफ एक नफरत का माहौल बना रहे हैं। मसला हल हो सकता है किसी तरीके से अब जैसे एहतजाज हो रहा है और प्रेशर हो रहा है। देखें एक जमात इस्लामी कर रही है, एक गौर एजाज साहब आए हैं निकल के और वो एप्टमा के गुरु हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी एक तनकीद हो रही है कि जी आपने इतने अरब डॉलर का फायदा अपने मुफादात लिए और बदले में क्या दिया, उसका भी फ्रॉम द ऑडिट। उस पर मैं बाद में आऊंगा कि इस वक्त एक बड़ा मसला आज जो आम आदमी का है वो हुकूमतों और सनतकारों का है। वो कहते हैं जी एक्सपोर्ट भी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इस वक्त आम आदमी की रीढ़ की हड्डी के गुद्दे भी निकाल के खा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। उसके अंदर ये सारे शामिल हैं। बड़ा गर्क हो गया जी। अब असल ये है कि आईपीपी में जो गौर एजाज साहब ने बात की है, जो मैंने उनसे की वो अच्छी लगी कि एक 50 मेगावाट का यूनिट 2 अरब में लग रहा है और वही 50 मेगावाट का 10 अरब में लग रहा है। तो पहले तो वो आप अलग अलग कर लें कि एक तो फ्रॉड हो गया ना, तो जो आपकी गारंटी है वो इस बात की है ना कि आप फेयर प्ले करेंगे और आपको हम पैसे देंगे। तो अगर वहां बुनियाद गलत है तो पहले वहां बैठा लें कि जी आपने ओवर इन्वाइसिंग की है, झूठ बोला है, क्योंकि कंसोर्शियम में तो सारा कुछ वही होता है ना, 20% अपना और 80% बैंकों का। चाहे वो सरकारी आईपीपीज हैं वो भी मुफ्त नहीं लगी हुई, वो भी बैंकों से कर्जों पे खड़ी हुई हैं, जो पर्सनल हैं वो। दूसरा ये तो उन्होंने कहा कि जी इसका फोरेंसिक ऑडिट कराएंगे तो ये बहुत सारे लोग मजबूर होके रिवाइज करने पे आ जाएंगे। दूसरा ये है कि जो हमारे पाकिस्तानी ओनर हैं इनको लाइव बिठाएं, इनके दिखाएं कि
एक जज साहब गए ना, आपको याद होगा, मज़ाहिर नकवी साहब, उनके बेटों के प्लॉट पे एक प्राइवेट कंपनी ने आके क्या कहा कि हमने इनको थोड़े पैसों में ये किया। तो हमारे भी जो हुक्मरान हैं और सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं या वो मिलिट्री के ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई भी हैं, जब इनको दबाएंगे ना, जब एक अगर फैसला ये हो रहा है कि सबसे निकालने हैं, तो वो बताएंगे कि मैंने किसको कितने बेनिफिट दिए हैं। क्योंकि आईपीपी ऐसे नहीं काम कर रही कि सिर्फ सॉवरेन गारंटी है, इसमें हर वो हुकूमत जो आज मौजूद है और जो पिछली गुजर चुकी है, 94 से ये शुरू हुई है, इनमें सब ने मुफादात उठाए हैं। कोई एक आप नहीं कह सकते कि जी इमरान खान समेत, नवाज शरीफ समेत, शहबाज शरीफ समेत, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, आप नाम लें, ये सारे इनके बेनिफिशियरी हैं। करप्ट कौन है? नहीं है, बेनिफिशियरी सब है। बेनिफिशियरी है, वो क्राइसिस था अब यहाँ पे बिजली का, एक वक्त उस वक्त था, पैसे बनाए। 2013 में जब नवाज शरीफ आए, यहाँ 14-16 घंटे की लोड शेडिंग थी और टोटल दहशतगर्दी थी। सिर्फ चाइना आपकी हेल्प कर रहा था ना, कि आपको दहशतगर्दी में भी मदद कर रहा था और पैसों में भी, कि भाई आपके लिए हम ये, लेकिन उन्होंने वो फायदा उठाया। कारोबार तो वो लोग भी करते हैं ना कि फिर आप हमारे लिए भी सॉवरेन गारंटियां दें। हम मजबूर थे, लेकिन हम कब तक रहेंगे? हमारी दोस्ती भी है, जो बात सब लोग कह रहे हैं, तो फिर इनको बिठा के ओपन करें, चाइना के साथ अलग कर लें, अपने पाकिस्तानी भाई मंशा साहब हैं, नहीं लिया ना, रजाक दाऊद साहब जो कैबिनेट में मौजूद थे, नदीम बाबर साहब की कई कंपनियों में शेयर थे आईपीपी में, मतलब जो जिन्होंने डील करना था कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो खुद उनके हिस्सेदार थे। तो ये चीजें, तो इमरान खान साहब भी फुल टाइम उसके बेनिफिशरी हैं, कोई बचत नहीं है कि, तो यहां सब के लिए मेरी तो तजवीज है, क्योंकि हुक्मरान नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहा, तो सुप्रीम कोर्ट खुद सिर्फ ये ले ले कि इंटरनेशनल ऑडिटर ले आए, खुद ना बैठे, क्योंकि जिस काम में ये बैठे इमरान खान कोई बेनिफिशियरी नहीं है। कराएं ऑडिट, मैं इसको सपोर्ट करता हूं। लेट दी रियल फैक्ट शुड कम आउट। सर, आपको याद है कि जब आपकी गवर्नमेंट थी ना, उस वक्त इमरान खान साहब ने एक कमीशन बनाया था आईपीपीज के लिए, एवैल्यूएशन के लिए, तभी तो रिवाइज किया था ये जो 148 वो कमीशन वापस ले लिया था, क्योंकि हमने लिख कर दिया हुआ है कि ये समझौते ओपन नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि चाइनीज ने हमें बहुत सारी जगहों पर फेवर दी हुई है। जब वो ओपन हो जाएगा तो बाहर से बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, चाइना के ऊपर भी, पाकिस्तान के ऊपर भी। हम ओपन नहीं कर सकते। अगर ये प्रेशर ना होता, अगर ये गलत काम ना कर रहे होते, तो ये कभी 148 रुपीज पे ये एग्रीमेंट ना करते। ये रिवाइज अगर किया है ना, तो इसका मतलब है कि वो गलत हैं, और आज भी अगर ऑडिट होगा तो उनकी गलतियां निकलेंगी। ने कही है कि आईपीपीज के शायद खकान अब्बासी ने कहा था कि ओपन टेंडरिंग होगी, और इमरान खान साहब ने वो बंद करके दोबारा पुराना सिस्टम कर दिया। मुझे नहीं पता ये मिफ्ता कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, आज ही कहा है उन्होंने। ठीक है, वो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लियाकत बलोच साहब की तरफ जाएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शेख साहब, ये फरमाइए सर, ये सुबह तो मेरा ख्याल है हो रहा है कौमी असम्बली का इजलास, और वो जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तब्दीली कल हो जाएगी, और गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि 208 मेंबर्स हमारे पास आ जाएंगे और 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास होगी, और एक मेजर शिफ्ट है। अगर ये हो जाती तो मखसूस सीटें तो गई आपकी, तो कहाँ स्टैंड करेगी पार्टी आपकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह ये एक तौहीन अदालत तस्वर होगी, ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, ये हो नहीं सकता। जो उसके अंदर इनहेरेंट गलती है, देखें सुप्रीम कोर्ट ने जिसको क्लैरिफाई किया है, वो ये कहा है कि वी वर नॉट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जाना ही गलत है। तो जब ये बात ही क्लियर हो गई तो वो 39 है ना सर, 41 जो है ना, उन्होंने तो खुद अपने आप को डिक्लेयर किया ना, उन्होंने किसी पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन दी नहीं थी। दो मसाइल है ना, दो मसाइल हैं। एक ये है कि वो इन्होंने रिकॉर्ड कंप्लीट जमा नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हर एक को 4 नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने की इजाजत थी। आपको पता है जिस तरह के इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से बल्ले का निशान छीना जा रहा था, हमारे प्रॉब्लम थे, लोगों ने 2-2, 3-3 किस्म के फॉर्म जमा कराए। एक में फर्ज करो डिक्लेरेशन दिया पीटीआई का, दूसरे में डिक्लेरेशन दिया इंडिपेंडेंट का, या कुछ नहीं लिखा फर्ज करो, या जिसका फॉर्म जिस फॉर्म पे आपने इलेक्शन लड़ा ना, वो मैटर करता है। आपने अगर 40 फॉर्म भी जमा करवाए हो, लेकिन एक ही फॉर्म के ऊपर आपने इलेक्शन लड़ा होगा ना, इलेक्शन, और उसके अगर अंदर नहीं है कैंडिडेट तो एक होता है ना, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का 4 फॉर्म जमा कराने की आपको इजाजत थी, 4 फॉर्म, ताकि अगर फर्ज करो प्रपोजल के अंदर कोई एक ना पहुंच सके तो दूसरा आ जाए, या जिस तरह उठाया जा रहा था, इस वजह से एहतियातन हम 4-4 फॉर्म जमा करा रहे थे। इन्होंने फर्ज करो वो जो 41 थे ना, उनके भी वो फॉर्म उठाए
जो फॉर्म उठा करके जिसके अंदर पीटीआई नहीं लिखा हुआ था वो जमा करा दिए। दूसरी बात, अब रीजन ये नहीं दे रहे इलेक्शन कमीशन वाले, वो ये कह रहे हैं कि जी गौर साहब का जो सर्टिफिकेट है हम वो नहीं मानते, क्योंकि वो जो इंटर पार्टी के मुताबिक वो इलेक्शन दुरुस्त नहीं था। सर स्ट्रक्चर नहीं है ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन भी है ना जी। अच्छा, उससे आगे जाए ना, बात यह है कि जो फिर 39 का सर्टिफिकेट किसका था? 39 का भी तो उसी का था। तो लिहाजा ये एक इशू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हाई सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया पीटीआई के थे और हैं, लिखा ही नहीं गया, वो आजाद हैसियत से आए थे। सुने ना, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन वजह क्या है? वजह सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ये पार्लिमानी पार्टी थी। उस वक्त उन्होंने कहा पार्लिमानी पार्टी थी नहीं ना, क्योंकि पीटीआई को तो पार्लिमानी पार्टी क्या पार्टी तस्वर नहीं कर रहे थे। और जब पार्टी नहीं थी तो उन्होंने कहा कि जो कंफ्यूजन आपको थी वही कंफ्यूजन इनको थी। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इनको फर्ज कर लेते हैं कि ये इंडिपेंडेंट थे, उनको ये ऑप्शन तो दिया जाता कि आप पीटीआई में ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपने ऑप्शन ही नहीं दिया। जब ऑप्शन ही नहीं दिया तो लिहाजा इनसे आप सर्टिफिकेट ले लें, एफिडेविट ले लें, और अगर ये दे देते हैं तो दे आर पार्ट ऑफ दी, दे विल बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द पीटीआई। लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो फॉर्म जमा कराया जाना था इटसेल्फ वो नॉन एग्जिस्टेंट तस्वर होगा। तो इस लॉ इटसेल्फ जो है वो पर्सन स्पेसिफिक है। इसकी वजह से कम हमारे राइट्स खत्म नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, अगर इन्होंने करने की कोशिश भी की, ये चैलेंज होगा, ये फौरी तौर पर। पोजीशन क्या है कौमी असेंबली में वैसे इसको गवर्नमेंट की? और थोड़ी सी बात शोएब साहब ने जो की, और मैं होपफुली अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी मर्जी से दूंगा, जैसे इनको मैंने नहीं रोका। देखें, जब 39 को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया पीटीआई, वो भी इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म दिए थे, वहां ये सब खामोश हैं, और इलेक्शन कमीशन ने उनको, चूंकि फॉर्म में पीटीआई लिखा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं निकाले फॉर्म, वो भी इलेक्शन कमीशन लेके गया था। ये जो बाकी 41 है, इनके फॉर्म भी इलेक्शन कमीशन ने दिए। यानी जो मेरी मर्जी का फैसला है वो मैंने मान लिया, दूसरे पे मैंने इतराज लगा दिया कि मेरे 4 फॉर्म लाओ। जो आप बात कर रहे थे, आखिर में तो आप एक ही फॉर्म पे इलेक्शन लड़े, जिस पे लड़े वो आपका आ गया। नहीं, फॉर्म एक नहीं लड़ते, वाज़ेह कर दें। 4 लड़ एक नहीं होता। नहीं, आपने 4 बात वाज़ेह कर दो, 3 तो वापस हो हल्का नहीं, वापस नहीं होते। 4 फॉर्म आप जमा कर देते हैं। मैं यही कह रहा था, मुझे बात का ये मतलब नहीं होता कि आप एक हल्के में इलेक्शन लड़ते हैं या एक फॉर्म पे इलेक्शन लड़ते हैं। मुझे बात तो कर लेने थे, मैं अपनी माफी बयान कर लेने थे मुझे। देखिए, अब इशू, चाहे वो जिनका सर्टिफिकेट कह रहे हैं ना, वो और उमर अयूब दोनों सारी जिंदगी आजाद ही रहेंगे इस सेशन में। रहेंगे कि नहीं रहेंगे जी? उनकी कोई पार्टी नहीं, ना इनके अपोजिशन लीडर की पार्टी है, ना इनके अपने चेयरमैन की, जो बेशक कानूनी तौर पर उन्होंने रखी है, और वो ऐसे ही रहेंगे जैसे साकिब निसार साहब ने मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स को आज तक आजाद रखा। जब निशान छीन लिया था ना, वो हम भूल जाते हैं कि हमारी हिस्ट्री में ये सब कुछ अदालतों के जरिए हुआ। अब बिल्कुल ठीक बात है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब बनाया गया तो फुल कोर्ट ने फैसला दिया कि ये कानूनी है, लेकिन ये बैक डेट से नहीं लगेगा। ये फुल कोर्ट ने फैसला दिया। अब अगली सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठती है, यहां आइन को रीराइट करते हैं, कानून को मर्जी से बनाते हैं, आइन को लिखते हैं जज साहिबान, जैसे 63A में लिखा कि हम बैक डेट से आपको ये तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हैं? आप अपनी कोर्ट में कहते हैं मैं बैक डेट से नहीं दे रहा, आप दे सकते हैं। तो जो पार्लियामेंट आइन और कानून बनाती है, वो जब बना रही है, वो बैक डेट से 2017 से लागू कर रही है, तो लागू तो कर रही है ना, आप उड़वा लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट से, इतनी बात है ना। तो आप मुकन्नना के उस इख्तियार को ये कह के नहीं रद्द कर सकते कि आप बैक डेट से नहीं लागू कर सकते। यहाँ पे बैक डेट की पूरी टेंशन, मतलब नहीं, कैसी टेंशन? जब सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी को आइन में अपनी मर्जी के मुताबिक मुकम्मल इंसाफ देने जा रही है, जब अतहर मिन्नल्लाह साहब कहते हैं 2018 में यही कुछ हुआ था, तो मुकम्मल इंसाफ का तकादा था। जनरल बाजवा को, उस वक्त के चीफ जस्टिस साहिबान को, सबको बुला लेते और आज के सब लोगों को कि हम कोर्ट की बजाय फुल कोर्ट मीटिंग में बैठते हैं कि इस मसले का हल निकालो। ये तब निकलेगा, हम बैठना चाहते हैं। लेकिन जब आप खुद पार्टी बन जाए, वो जज कुछ भी कहें, मेरा फेयर कमेंट यह है कि आपने आइन को रीराइट किया, जो आपका इख्तियार नहीं है। आप तशरीह कर सकते हैं, 63A पे भी यही काम किया गया, लिखे हुए कानून आइन की शिक को जीरो कर दिया गया। लिहाजा अब ये तो फाइट है। अब देखें, एग्जेक्टिव और मुकन्नना एक हो चुके हैं और अदलिया साइड पे, अदलिया का ऑर्डर, छोटी सी बात चौधरी साहब, 14 मई का यहीं पड़ा हुआ है। मैं यहां आपके शो में भी कई दफा कह चुका, शोएब शाहीन साहब भी मौजूद थे, हम कहते थे ये इलेक्शन नहीं होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट भी यही है और हम भी यही है, वो फैसला भी यही है 27 सफ़े का, करा लें इंप्लीमेंट। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम होगी।
अब 39 लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं और 41 लोग जो हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसलिए गई थी कि हमें मखसूस सीटें मिल जाएं। तो एक तो मखसूस सीटें गई, दूसरा पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। तो आज पार्टी कहाँ स्टैंड करती? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राना साहब, इसका मतलब ये हुआ कि वो जैसे कहा जाता है कि नमाजें बख्शाने गए और रोजे गले पड़ गए, तो पार्टी जो है अब 2 हिस्सों में तकसीम होगी। 41 एक साइड पे है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, 39 जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, मखसूस सीटों को इशू फिर वहीं का वहीं। तो सब ये रहेगा अभी, ये तो फाइट है ना, अब कानून और आइन की फाइट है ना। पार्लियामेंट सामने खड़ी हो गई है, हो जाएगी। अभी तो कानून बनना है, अभी तो मुजवजा बिल है, और कल अगर वो कौमी असेंबली से पास होता है, फिर सेनेट से होगा, फिर वो सदर साहब ने साइन करना है। जब हो जाएगा तो ये चैलेंज करने चले जाएंगे, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। पहले भी किया था, कानून बनने से पहले ही उसको साइन होने से पहले उड़ा दिया। ये तो मन मर्जी पे बात होती है हमारे। सवाल ये है जो बहुत ज्यादा हो रही है कि जी गवर्नमेंट क्यों रो रही है, कि जी देखें उनकी कोई अक्सरियत को तो नहीं खत्म हो गया ना, 2/3 अक्सरियत पे बात होती है। मैंने बहुत सारे तजज़ियानगार और लीडर्स देखे हैं, माफ कीजिएगा, जो शोज में बात करते हैं कि, और पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे एमएनए तोड़े जा रहे हैं क्योंकि 2/3 अक्सरियत लेनी है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पूरे इलेक्शन में 8 फरवरी के बाद एक लाहौर का एमएनए टूटा। ठीक है। शेख रोहेल असगर से जो साहब जीते थे। ठीक। नवाज शरीफ के कितने, पूरी यही काम आज हो रहा है जो उस वक्त था, तो कितने टूटे थे? कोई नहीं टूटे थे। पॉपुलैरिटी में लोग नहीं छोड़ा करते, लिहाजा ये कहानियां हैं। फिर इसके बावजूद आपको नजर आएगा कहानी करते हुए लोग कि जी वो तो मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम करा लेंगे। ये भी नहीं देखते, चेक करते कि मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम नहीं पास होती। तो सेनेट को आपको अलग से 2/3 लेनी है। क्या किसी एमपीए का, केपी असेंबली का आया बयान? इनकी पार्टी ने कहा कि हमारे एमपीए तोड़ रहे हैं, वहां से 4 सेनेटर पीपल्स पार्टी और नून को चाहिए। ठीक है। अपने चाहिए, जेयूआई के नहीं, तब जाके आइन की तरमीम होनी है। कोई बात नहीं हो रही, सब हवा कहानी है। ठीक है। भागदौड़ है। जो बात मैं कह रहा था कि अल्लाह करे कि ये पब्लिक के लिए आए और आइंदा के इलेक्शन के लिए बात करें, सब अपनी अपनी उस पर करें। अच्छा शुएब साहब, देखिए अब क्योंकि गवर्नमेंट के पास अक्सरियत है इस वक्त, और कल तमाम पार्टी जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हैं जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, उन्होंने अपने तमाम एमएनएस को इंश्योर किया हुआ है कि कोई शख्स यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इवन बारिश भी आ जाए, सैलाब भी आ जाए, वो यहाँ पे मौजूद होगा। कल मेरा ख्याल है इनकी तादाद 208 हो जाएगी वहाँ पे, और ये पास करवा लेंगे। जब पास करवा लेंगे तो आपके पास ऑप्शन यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाएं, तो आप वहाँ जाएंगे। देखें, एक तो बिल के हवाले से जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का रेफरेंस दिया है, एक और भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो हस्पा बिल के मुतालिक था, आपको याद है? वो बिल था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सेटिसाइड कर दिया था ये आइन की खिलाफ वर्जी है। तो इसलिए इसके ऊपर ये कहना कि सिर्फ प्रैक्टिस, ये आइन की खिलाफ वर्जी कैसे हो सकती है? ये वाला जो बिल है इलेक्शन एक्ट के अंदर, नहीं, ये भी अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो सकता है। अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करने के लिए देखें ना, कानून, आइन, क्योंकि आइन से मुतसादिम तो नहीं है ना। देखें कई हवाले आइन से मुतसादिम। नंबर 1 ये है पर्सन स्पेसिफिक है। नंबर 2 ये है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी इसको दी गई है। रेट्रोस्पेक्टिव कैसे दे सकते हैं आप? सर मियां नवाज शरीफ आइन के खिलाफ वर्जी है, आइन के अंदर तरमीम करके आर्टिकल 12 के खिलाफ वर्जी है, और करके तो उनको जो प्रोविजन दी गई कि आप ताहयात नाहल नहीं है, तो वो भी तो माजी से हुआ ना। वो आइन की एक शेख की तशरीह की थी एक बेंच ने, 5 रुकनी बेंच ने, 6 रुकनी या 7 रुकनी बेंच ने उस जजमेंट को रिव्यू कर दिया। वो रिव्यू पेंडिंग थी, या इलेक्शन एक्ट पहले मंजूर हो चुका था ना, इलेक्शन एक्ट मंजूर हुआ। बात ये होती है, बात ये 2 बातें ज़हन में रख लें। लॉ बनाना ये हक है पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट का काम है या तशरीह करना। नंबर 2 दूसरा भी उनका अख्तियार है, वो है कि अगर कोई भी कानून साजी होती है, वो अगर अल्ट्रा वायरीज है, अनरीजनेबल है, पर्सन स्पेसिफिक है, या वो आइन की किसी शेख की खिलाफ वर्जी है, तो दैट कैन बी डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरीज बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बाय द हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वहां पर रुकावट खड़ी करेगी। वो ये है कि अगर कौमी असेंबली ये फैसला कर देती है इलेक्शन कमीशन ही खत्म है आज से, तो ये है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह सकती है कि नहीं, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, पार्लियामेंटी निजाम है, आप उसमें से इलेक्शन कमीशन को कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो इलेक्शन एक्ट है, इसके अंदर तो कोई भी तब्दीली हो सकती है। एक है तब्दीली का अख्तियार, एक है तब्दीली आपने गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, एक अख्तियार का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट की दी हुई जजमेंट को नलिफाई करने का अख्तियार किसने आपको दिया है?
और आप इस वक्त आप उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप अप्लाई कर वैसे रहे क्या हैं, कर उसको सकते कैसे हैं? कर सकते राणा साहब, ये नहीं हैं? होगा। आप जो कह रहे हैं कि मुमकिन है या नहीं? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर फैसला आया कि विद रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं होगा, अभी लेटेस्ट जजमेंट है ना, फुल कोर्ट की जजमेंट है कि रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं करेंगे। अगर ये आज तरमीम आ रही है तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कैसे कर तो सकते हैं? जनाब चौधरी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने, फुल कोर्ट ने फैसला दिया, तभी मैं कह रहा हूं, तो दूसरी फुल कोर्ट ने बैक डेट से पीटीआई को कैसे फायदा पहुंचा दिया कि हम आइन को पीछे ले जाते हैं मोड़ के कि जनाब 8 फरवरी पे हम वापस ला रहे ठीक है। हैं, रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं, 15 दिन दे रहे हैं। ये फैसला फर्ज किया के ऊपर है। ये कैसे हो सकता है 15 दिन? आइन ने 3 दिन लिखे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ये तशरीह कर रही है तो बनाने वाले आइन को अमेंडमेंट करें, वो तशरीह फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में तय होनी है। आगे फिर वही बात आ जाएगी कि जी कब तक जिद्दें चलेंगी। या तो रास्ता निकाल लेना कि आप एक पार्टी को इंसाफ देंगे, दूसरी पार्टी खड़ी हो गई है कि जी फिर हम तो नहीं मानते इस बात को, तो फिर आप किससे मनवाएंगे? सजाद अली शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि मेरी मदद को आओ, आर्मी चीफ ने खत लिख दिया, वजारत दिफा को जरा इस पे देख लें, उसके बाद क्या हुआ था। ठीक है। आप कब तक यही काम, हम आम आदमी की, मैं मुसलसल बात कर रहा हूं, हमारे इदारे, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो फौज है, चाहे वो पार्लियामेंट है, ये आम आदमी के लिए क्यों नहीं लड़ते? ये सिर्फ अपनी अपनी जात के लिए बहुत लड़ते अच्छी हैं। बात है। बेसिकली तो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा तो तभी मुल्क चल सकेगा, वैसे कोई फायदा नहीं। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।